नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की एक अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है बिलासपुर से। बिलासपुर को मिले नए उपायुक्त। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आबिद हुसैन सादिक ने कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि बिलासपुर को बनाएंगे औद्योगिक हब। उनके द्वारा इन बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से जिले को विकसित किया जाएगा। शिमला स्मार्ट सिटी में दे चुकी है सेवाएं। आपको बता दें कि श्रीनगर के रहने वाले हैं आबिद हुसैन। तो फिलहाल आपको बता दें कि बिलासपुर को नए उपायुक्त मिल चुके हैं। आबिद हुसैन सादिक ने कार्यभार संभाल लिया है। तो वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बागवानी मंत्री ने कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसी बीच किसान और बागवानों की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बागवानी विभाग के अधिकारी समेत कई विधायकों के साथ बैठक हो रही है। पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस का मुद्दा जो है उसके बारे में निर्णय लिया है, पुरानी पेंशन को बहाल किया है और उसके साथ में जो अन्य गारंटियां हैं उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटियां बनी है और उन कमेटियों ने जो है उस पर विचार विमर्श करके आगे जो है इन प्रस्तावों को बनाने का प्रयास शुरू है। जहाँ तक बागवानी के विषय है, इसमें समय समय पर जो है हमने जो है बागवानों से उनके विचारों को जानकर किस तरह से हमने इनके समस्याओं को समाधान करना है उस पर हमने चिंतन शुरू कर दिया है। मुझे ये कहते हुए इस बात का थोड़ा सा तंज है कि कुछ लोग जो है प्रेस के माध्यम से बागवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पहली सरकार है जिसने सत्ता संभालते ही बागवानों की सुध लेनी शुरू की है। इस दिशा में हमने जो है एक पहले बैठक जो है मैंने अपने अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों के साथ और उसमें बहुत सारे हमारे चुने हुए हमारे प्रतिनिधि जिसमें हमारे माननीय विधायकगण थे उनके साथ बैठकर बागवानी के बारे में जो विभाग के स्कीम है उसकी जानकारी भी हासिल की और जो समस्याएं हैं बागवानों के उसको भी जानने की कोशिश की। और उसके तुरंत बाद जो है हमने एक बड़ी जो है जो बागवानों के साथ इंटरेक्शन का जो है प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे बागवानी के जो हमारे मुख्य सचिव हैं और डायरेक्टर हैं और जितने अधिकारी हैं उनके सबके साथ जो है करीब करीब 54 बागवानों के जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन लोगों ने उस गोष्ठी में कहिए उस विचार विमर्श में जो है भाग लिया और हमने उनकी सबकी जो है जो राय ली है, चाहे वो यूनिवर्सल कार्टन की बात है, चाहे वेट के हिसाब से फ्रूट्स को बेचने की बात है, चाहे एपीएमसी एक्ट को लागू करने की बात है, चाहे मेट्रोलॉजिकल जो एक्ट है उसको लागू करने की बात है और जो अन्य समस्याएं जो बागवानों के साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। इतना करने के बाद हमने ये कहा कि उसके बाद हम एक अलग से जो है मंत्री लेवल पर जो है मेरे अध्यक्षता में एक मीटिंग हम जिसमें अधिकारी भी होंगे, जिसमें हमारे चुने हुए कुछ बागवान भी होंगे और जनप्रतिनिधि भी होंगे, उनके साथ हम इंटरेक्ट करके जो भी हमने जो सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद जो बागवानों के हित में जो भी कार्य करने हैं वो करेंगे। परंतु ये देखने में आया है कि मुद्दा लगता है कि कुछ लोगों का मुद्दा समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम जो है बागवानी के क्षेत्र में आज से पहले जो होता रहा कि यहाँ पर वेट के हिसाब से सेब या अन्य फल जो नहीं लिए जा रहे हैं, हमने ये फैसला करना है और हम शीघ्र करने जा रहे हैं कि हम वेट के हिसाब से लेंगे या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, एपीएमसी एक्ट को लागू करेंगे और दूसरे जो भी एक्ट बागवानों के फायदे में बनाए गए हैं सबको लागू करने का हमने निर्णय लिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का पंचायती राज विभाग की ओर से ई ग्राम स्वराज और ग्राम मानचित्र ऐप को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें इन दोनों ऐप्स को हर ग्राम पंचायत में क्रियान्वयन और लोगों के बीच से जागरूकता पैदा करने को लेकर विचार साझा हुए। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार में भी काफी हद तक लगाम लगेगी और जो वित्तीय अनियमितताओं की बातें अक्सर ग्राम पंचायतों से सामने आती है उस पर भी रोक लगेगी। समय जो है आज कंप्यूटर युग है और नौकरियां जैसे कि
कम होती जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमारे को जाना ज़रूरी है। एक छोटे से काम के लिए लोगों को बहुत परेशानी का सामना करने, कभी सेक्रेटरी नहीं है, कभी कुछ नहीं, सबको ऐप्स के ऊपर चाहिए। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हिमाचल प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, और जो हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर की तरफ, मोबाइल्स के ऐप्स की तरफ जा रहे हैं, उससे सरलीकरण जो होगा और काम में जो है तेजी आएगी। मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। लोगों को कोई संशय न रहे अपने दिल में कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है। पारदर्शिता से होगा तो लोग जो है सवाल उठाना भी बंद कर देंगे। तो चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। आपको बता दें कि 1 मार्च को होगी हिमाचल कैबिनेट की बड़ी बैठक। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बजट को लेकर बैठक में मंथन होगा। आपको बता दें कि 17 मार्च को हिमाचल का बजट पेश किया जाना है, उससे पहले ये बैठक होगी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 14 मार्च से शुरू होगी बजट सत्र। तो आपको बता दें कि बजट को लेकर विपक्ष ने तैयारी शुरू कर ली है। 1 मार्च को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक। कांग्रेस प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के फैसले का स्वागत किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचारी और बेईमानी के साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी का अड्डा बन चुका था। बता दें कि करीब 20 साल पहले चेयरमैन कटवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सीमेंट प्लांट विवाद को सुलझाने का श्रेय लेने पर भी प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठा श्रेय लेने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी है, और वो बीमारी ये है झूठा श्रेय लेना, झूठ बोलना, गलत प्रचार करना। अनुराग ठाकुर की तो इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो जितना ये सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने का जो एक प्रकरण है, इस प्रकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है। जो थी ये नाम का सिलेक्शन बोर्ड था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मर्जी के मुताबिक इसमें सिलेक्शन का काम जो था वो होता था। पेपर लीक हुए, सरकार के पास रिपोर्ट आई कि पिछले 5 वर्षों में जो इस बोर्ड के माध्यम से इम्तहान हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में कोई पेपर ऐसा नहीं था जो लीक नहीं हुआ, जो बेचा नहीं गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड को भंग करने का जो है वो फैसला लेगा, और मैं एक और नज़रिए से इसका स्वागत कर रहा हूँ। बोर्ड कर रहा था उस काम को पूरी पारदर्शिता के साथ अब कमीशन अंजाम देगा, और अब जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे प्रदेश में कमीशन के भी होते हैं, बोर्ड को भी होंगे। उसमें किसी तरह की असुविधा जो है वो नौजवानों को और बेरोजगारों को नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को आलोचना करने की आदत है, मुद्दे बनाने की आदत है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो आज जवाब देने की आवश्यकता है कि इस बोर्ड को बंद करने की नौबत क्यों आई। तो वहीं हमीरपुर के निदेशक HM सूर्यवंशी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि NIT हमीरपुर में जल्द ही टीचिंग स्टाफ की कमी दूर होगी। साल 2009 के बाद पहली दफा टीचिंग स्टाफ की रेगुलर भर्ती संस्थान करने जा रहा है। 10 मार्च तक टीचिंग स्टाफ के 108 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 108 पदों में सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होंगी। मंत्रालय के नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी और 10 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। भी तैयार करना है इंटरनेशनल हॉस्टल बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी प्रयास चल रहे हैं। उसमें उनका ऐसा इंटरनेशनल के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको सेपरेट बाथरूम वगैरह होना चाहिए, सेपरेट किचन होना चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ कुक करते हैं तो उनको वो प्रावधान प्रोवाइड करने देना पड़ता है उनके। बजट तो हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्टल है उसमें से ही बना देंगे, हो जाएगा, क्योंकि नए हॉस्टल बन ही रहे, इसलिए उसी में से ही दे देंगे उनको हर साल, क्योंकि सरीका नहीं रहता। डिपेंड इंडस्ट्री पे भी डिपेंड रहता है, इंडस्ट्री का प्रोग्रेस कैसा है, इंडस्ट्री की एक्टिविटीज कैसा है, उसे पे भी होता है। लेकिन इस साल पिछले साल जैसा ही इस साल रहेगा, नियर अबाउट वैसा ही रहेगा रिक्रूटमेंट। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम है। ऐसे में शिवरात्रि महोत्सव में पड्डल मैदान में कई विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई हैं। इन्हीं प्रदर्शनियों में एक प्रदर्शनी जिला मंडी की पैडी से संबंध रखने वाली निवासी प्रवीण रावत की ओर से लगाई गई है। प्रवीण रावत एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। इनके द्वारा जो भी पेंटिंग प्रदर्शनी में लगाई गई है वह सभी महोत्सव में आने वाले लोगों को बेहद ही पसंद आती हैं। उनकी पेंटिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनके चित्र अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि 2023 की स्मारिका में भी लगाए गए हैं। नाहन के शिलाई विकासखंड की ग्राम पंचायत लोजा मानल में चल रहे विकास कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आज पंचायत प्रधान पर अपने चहेतों को काम देने मनरेगा के
मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी लगाते हुए अपने चहेतों को आर्थिक लाभ पहुंचाने और विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने को लेकर एक शिकायत डीसी सिरमौर राजकुमार गौतम को सौंपी है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत प्रधान लगातार मनमानी करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पंचायत के विकास कार्यों में जहां घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अभी भी जारी है। आपको बता दें कि रुका है तो बस उन छात्रों का भविष्य जो यूक्रेन से लौट कर आए हैं। आलम यह है कि एक साल पूरा हो जाने के बावजूद स्थिति सुधरने की बजाय बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि एक साल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र हैं उनका जीवन यहां पर रुकता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन गंगा को जाने। आपको बता दें कि यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। फिलहाल भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 15,000 से ज़्यादा बच्चों की वतन वापसी हुई थी। हिमाचल के करीब 250 बच्चे यूक्रेन से सकुशल लौटे थे। यूक्रेन में मेडिकल के छात्र थे ज्यादातर बच्चे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश का विशेष डेस्क किया था स्थापित। हेल्प डेस्क में हिमाचल के प्रोटोकॉल अधिकारी की लगी थी विशेष ड्यूटी। छात्रों को दिल्ली से घर लौटने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा थी। हिमाचल के बच्चों को रुकने के लिए मुफ्त इंतजाम किए गए थे। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एनएमसी की गाइडलाइंस। मेडिकल छात्रों के लिए 56 महीने की ऑफलाइन पढ़ाई जरूरी। मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को एनएमसी की मान्यता जरूरी। युद्ध की वजह से नहीं हो पाए छात्रों के प्रैक्टिकल ना होने से एनएमसी की मान्यता पर खतरा। ऑपरेशन गंगा, प्रैक्टिकल ना होने से एनएमसी की मान्यता पर खतरा है। 15,000 से ज्यादा बच्चों की वतन वापसी। हिमाचल के करीब 250 बच्चे यूक्रेन से लौटे। यूक्रेन में मेडिकल के छात्र थे ज्यादातर बच्चे। शिमला, सोलन, ऊना और कांगड़ा के बच्चे इसमें शामिल थे। यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी। प्रैक्टिकल ना होने से एनएमसी की मान्यता पर खतरा। पंद्रह 15,000 से ज्यादा बच्चों की वतन वापसी हुई है। हिमाचल के करीब 250 बच्चे वापस लौटे हैं। हिमाचल के लिए खास क्या कुछ था वो हम आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। हेल्प डेस्क में हिमाचल के प्रोटोकॉल अधिकारी की विशेष ड्यूटी भी लगाई गई थी। छात्रों को दिल्ली से घर लौटने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा। हिमाचल के बच्चों के रुकने के लिए मुफ्त इंतजाम। और इसी बीच आपको बता दें कि एक साल पूरा ज़रूर हो चुका है, लेकिन अभी भी समस्या लगातार बरकरार है। और इसी बीच श्रीकांत जो छात्र हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरा मंजर उन्होंने भी देखा है, वो भी अपनी आप बीती सुनाएंगे। श्रीकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू सर।
श्रीकांत, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 1 साल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी वो युद्ध जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भारतीय छात्र हैं उनके सामने संकट ये खड़ा हो गया है कि अब पढ़ाई कैसे हो। ऑफलाइन पढ़ाई जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एनएमसी की जो मान्यता है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेन प्रॉब्लम दिक्कत यही आ रही है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और एनएमसी की तरफ से यही बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो डिग्री इनवैलिड है। इसीलिए हम जो बच्चे हैं वो वापस भी आ रहे हैं। ये देखा भी गया है कि बहुत से बच्चे बाया अदर कंट्री लाइक मोल्दोवा या पोलैंड उसके थ्रू एंट्री कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेनियन एयर स्पेस तो बंद है। हम भी यहाँ पे अक्टूबर में आए हुए हैं, अक्टूबर से हम यहीं पे हैं क्योंकि हमें ऑफलाइन स्टडी अपनी कंटिन्यू करनी थी। हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा जो सरकार के द्वारा चलाया गया था उससे कितनी सहायता हुई है वहां के बच्चों को? सर, उस टाइम तो काफी मदद मिली हमें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हमें यहाँ से निकालने का उस टाइम, क्योंकि चीजें बहुत पैनिक थे यहाँ के, क्योंकि कंडीशन हमारे लिए बहुत नहीं थी, ऐसा हमने कभी देखा नहीं था। तो उस टाइम तो गवर्नमेंट ने काफी हेल्प की, लेकिन वापस जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया जो हमारी हेल्प की जा सके, जिसकी वजह से तो हमें मजबूरन वापस आना पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। वापस आने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल, लेकिन जो स्थिति बनी हुई थी ऐसे में वापस आना भी जरूरी था। कहीं ना कहीं जो आपके परिजन हैं वो भी जरूर परेशान रहे होंगे क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा था। कई दिन हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर भूखा रहना पड़ा था छात्र छात्राओं को। वो मंजर अगर एक बार आप हमको बताएं, दर्शकों को बताएं। सर, उस टाइम ऐसा हुआ कि सुबह यहाँ पे अटैक हुए तो हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जहाँ है आप वहाँ रहिए, आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा और आपको जैसे भी बताया जाए आप वैसे निकले बॉर्डर के लिए। बट स्टूडेंट्स जो यहाँ के थे वो इतने पैनिक हुए क्योंकि और भी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ इंडिया के नहीं है, अफ्रीकन स्टूडेंट हैं, पोलैंड के हैं, काफी और कंट्री के स्टूडेंट्स हैं। तो सब एक साथ पैनिक होकर बॉर्डर पे पहुंचे और वहाँ पे भीड़ बढ़ गई। उस टाइम पे 12 घंटे 14 घंटे हम लोग को बॉर्डर पे खड़े रहना पड़ा, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पा रहे थे हम, इतनी भीड़ थी उस, और भूख प्यास सब चीजें प्रॉब्लम थी काफी। बट बॉर्डर क्रॉस होने के बाद इंडियन एम्बेसी वहाँ के, जैसे आपने देखा होगा हमारे कई राजनेता आए भी थे पोलैंड या रोमानिया बॉर्डर पे हमें रिसीव करने, हमारी हेल्प करने की, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद चीजें ठीक थी, लेकिन उसके पहले काफी दिक्कतें हुई हमें। बॉर्डर पे जाम लगा हुआ था, हमें 10-10 12-12 किलोमीटर पैदल चलने पड़े, जो हमारे और भी साथी थे, जो दोस्त थे हमारे। जी, चलिए ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।